हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सब बहुत ही शानदार जानदार और अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं बायोलॉजी का एक जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, कुछ चीज़ें हमने वहाँ पढ़ ली थी। जो रिमेनिंग पार्ट है उसका नेक्स्ट सेशन में लेके आया हूँ यहाँ पर। लास्ट क्लास में भी आपने बहुत एंजॉय किया था। आज भी कोशिश करेंगे कि इस सेशन को भी वैसे ही टू वे रखें, बहुत बेहतरीन कनेक्शन के साथ करते रहें, ताकि आपको, चूँकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ी सी ज़्यादा थ्योरी है इसमें, वो आपको थ्योरी ना लगे, मज़े मज़े में अपना काम हो जाए, अपन पढ़ भी लें और आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, आपको बोर भी फील ना हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लास्ट क्लास के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आज मैंने ऑफलाइन क्लास में भी पूछा था। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता? जो ऑफलाइन क्लास थी उसमें प्रोबेबली जो बच्चों के आंसर आए, आई होप आपके भी आंसर वही आएंगे। सर मोबाइल फ़ोन, है ना। मोबाइल फ़ोन के बिना काम नहीं चल सकता सर, ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। अगर फ़ोन ना हो तो रातों को नींद नहीं आती है, पता ही नहीं चलता, सब गड़बड़ हो जाता है। फ़ोन ही तो है जो अपने आपको कार्बोहाइड्रेट्स देता है, प्रोटीन देता है, फैट, वाइटामिन्स, जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें देती है ना, फ़ोन ही है ना। समझ रहे हो ना? तो आंसर अब आया होगा आपका, नहीं सर आप तो किसी और चीज़ की बात कर रहे हो, है ना। वो ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कौन सी चीज़ है? फूड की, जिससे रिलेटेड ये चैप्टर है, अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपकी एनसीईआरटी जो डिफाइन करती है, अगर उसको मैं बेस में रख लूँ, तो आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है? आपकी एनसीईआरटी कहती है कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है। आप अगर एकदम सिंप्लीफाइड वे में समझोगे इसको, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि आपको फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। यार सुबह उठते हैं, चलते हैं, फूड चाहिए, एनर्जी है। क्रिकेट खेलने चले गए, भागने चले गए, फुटबॉल खेलने चले गए, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। इसके जस्ट पहले वाला चैप्टर थोड़ा सा अगर याद होगा, टिश्यू, फिर अपन सेल, जितने भी फंक्शंस होते हैं अपने बॉडी के अंदर, लाइक अपने को डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अभी आप थोड़े छोटे चुन्नू मुन्नू टाइप के हो गए, आपको बड़े करने की ज़रूरत होगा, ग्रोथ की ज़रूरत होगी। खेलते हुए कहीं चोट चाट लग गया, अगर उसको ठीक करने की ज़रूरत होगी। इन सब में किसकी ज़रूरत होती है? सेल अपना जो होता है वही तो ग्रो करता है, डिवाइड करता है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? एनर्जी ज़रूरी होती है। तो एनर्जी मिलेगा तो सारा काम होगा। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ ली थी? फर्स्ट चैप्टर में। वहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लास में, वहाँ पे मैंने आपको और कुछ चीज़ें बताई थी जो वीवीआई था। सबसे पहले तो मैंने ये बता दिया था कि फूड रिक्वायर्ड क्यों है, जो मैंने अभी बता दिया आपको। अच्छा, इसके बाद मैंने बता दिया कि इम्प्रूवमेंट क्यों करना है अपने को, है ना। याद है इंप्रूवमेंट क्यों करना? क्योंकि हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था जब हमें इंडिपेंडेंट मिला, तो हमारा जो पॉपुलेशन था वो बहुत कम था। आज के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 4 मल्टीपल बढ़ गया है हमारा पॉपुलेशन। और जो लैंड है अपने पास उतना, और तो हमने एग्रीकल्चरल लैंड थोड़ा सा बढ़ा लिया है, लेकिन उस पर अगर वही उसी तरीके से खेती कर रहे होते तो काम अपना गड़बड़ हो जाता, है ना। मतलब ये कि हमारा जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनमें से सबको प्रॉपर फूड मिलता रहे, प्रॉपर खाना मिलता रहे, जो अवेलेबल चीज़ें वो सब तक पहुँचती रहे प्रॉपर। इसीलिए हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ी थी? इम्प्रूवमेंट की। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? फूड रिसोर्सेज क्या क्या होता है। इसमें मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी, एक तो प्लांट होता है और एक एनिमल होता है। एनिमल में आपको क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू आप क्या क्या, आपको मिल्क वो मिल जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जाता है, बी है, पोल्ट्री फार्मिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लांट्स में मैंने आपको बता दिया था यही सारी चीज़, जो सीरियल्स है, मिलेट्स है, आपके पल्सेस है, बहुत सारी चीज़ जो क्रॉप के अंदर आ जाता है, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली थी, है ना। तो ये बेसिक जितनी चीज़ें इस टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आगे आने वाले चीज़ों को आसान बनाएगा समझने के लिए, वो आपको समझना ज़रूरी था। ठीक है, वो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया। अब बात रही आज, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं पहले आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मैंने ऑल्दो यहाँ पे क्रॉप लिख दिया है, बट इसको मैं इस पेज पे ही आपको समझा देता हूँ। आज मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? आज बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्रॉप क्या होता है ना, किसको बोलते हैं क्रॉप को। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या क्रॉप को हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में, ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था कि क्रॉप जो इम्प्रूवमेंट है जो फूड रिसोर्सेज में, वो ज़रूरी क्यों ज़रूरी, वो हमने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है कि कैसे करेंगे उसको, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चेंजेस लाने हैं
जिसकी वजह से हमारा जो क्रॉप है वो इतना प्रोड्यूस हो जाए कि बढ़ती हुई जो आबादी है हमारी, जो पॉपुलेशन है हमारा, उन सबको प्रॉपर खाना मिल सकता हो। ठीक है, और एट द एंड, बहुत लंबी क्लास नहीं रखेंगे, और एट द एंड हम पढ़ने वाले हैं कि वो हम क्यों करने वाले हैं। तो बेसिकली 3-4 बेसिक चीज़ें जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि देखो ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है कि जो हमने इनिशिएट किया वो एंड तक समझना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपने बीच से छोड़ दिया और दोबारा कहीं और चले गए, फिर आके वीडियो को स्टार्ट कर लिया, वहाँ से शुरू कर लिया, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप देख रहे हो पूरा देखना, बहुत ईजी वे में, बहुत सिंपल वे में, बहुत इलेबोरेट करके, एकदम सिंप्लीफाई करके आपके लिए लेके आया हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए और समझ में आना भी है। लास्ट क्लास में जब आपके रिव्यू आए उसे मेरे को ऐसा लगने लगा है कि चीज़ें आप तक मैं जिस वे में पहुँचाना चाह रहा हूँ वो उस वे में पहुँच पा रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको टैकल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, क्रॉप क्या है? अब आप कहोगे कि सर क्रॉप क्या है? एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वही तो क्रॉप है ना, वही क्रॉप है ना। अच्छा, कभी ऐसा दिमाग में आया कि क्या मेरे घर के बाहर, आप जैसे बहुत सारे अमीर लोग हो गए, उसमें आपके घर के बाहर एक बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा आपने छोड़ रखा है, उसमें आपने 10-20-50 टमाटर के पेड़ लगा दिए, है ना, आपने भिंडी लगा दी, कई सारे लोग करते हैं अपने बाहर, टमाटर के पेड़, भिंडी का पेड़ लगा दिया, उसमें आपने 10-20-50 पेड़ लगा दिए और उसे प्रोडक्शन कर लिया, क्या वो क्रॉप है? आपने अपने घर के पीछे कुछ जगह छोड़ दिया और उस घर के पीछे आपने पपीता का पेड़ लगा दिया, पपाया, आपने बनाना लगा दिया, केले का पेड़ लगा दिया, और वहाँ पे आपने 10-20-50 केले का वो या पपीता उपजा लिया, क्या वो क्रॉप है? तो आंसर है नहीं, ये क्रॉप नहीं। तो आखिर क्रॉप क्या है? वहाँ पर भी अपन प्रोड्यूस वही कर रहे हैं जो प्लांट के थ्रू होने वाला है, जो एग्रीकल्चरल के थ्रू होने वाला है, यहाँ भी काम वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन आखिर हम इसको क्रॉप क्यों नहीं बोल रहे? तो बेटा सिंपल सा समझो, एक ऐसा फार्म लैंड जो थोड़ा बड़ा हो साइज में, जहाँ पर आप प्रोडक्शन इतना कर पाओ जो सबसिस्टेंस हो, आपके यूज के लिए प्रॉपर हो, अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसको सेल आउट कर सको, ताकि जो अदर पर्सन्स है जिनकी रिक्वायरमेंट है फूड की, जिसके पास अपनी ज़मीनें नहीं है, वहाँ तक भी उसकी रीच बन सकती हो। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा है, और वही मैंने नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर पुट कर दिया, रीड करो। क्रॉप, क्रॉप इज ए प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट that is grown and harvested for profit और subsistence। ध्यान से समझो इसको, इसमें मैंने एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी से वैसे वैसे लाइन यहाँ पुट कर दिए जिसको रीड करते ही चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले क्या लिखा है? प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट कब होगा? जब आप उस चीज़ को बेचोगे। एकदम सिंपल है, हाँ भैया बेचेंगे प्रॉफिट हो जाएगा। हमने गेहूँ की उपज करवाई इस बार, इतना ज़्यादा उपजा लिया जी, जो हमारे घर में रिक्वायरमेंट का हमने उतना रखा, जो एक्स्ट्रा है उसको अपने पास क्यों रखे, उसको बेच देते हैं, है ना, बाहर ले जाके मंडी में, सरकार को बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, उससे हमें कुछ प्रॉफिट मिल गया, वो हो गया। दूसरा क्या लिखा है? सबसिस्टेंस। इसका बेसिक मतलब वही होता है कि आपको अपने लिए जितनी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी करने का। ठीक है, उसका लिखा है क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड बाय देयर यूज सच एज फूड, फाइबर, ऑयल और इंडस्ट्रियल। देखो वैसे तो ये मैंने सारी चीज़ें लिख दी है, बट आपके सिलेबस में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सिंपल देख लो, फूड क्रॉप्स का क्या मतलब है? ग्रोन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल, व्हीट, ईटीसी, है ना। उसके बाद फाइबर क्रॉप्स है जिससे फाइबर बनता है। ऑयल क्रॉप्स है, आपको पता है, जो पल्सेस वगैरह होता है जिससे बनता है। रूट क्रॉप्स है, रूट मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके रूट का यूज अपन करते हैं किस चीज़ के लिए, जैसे यहाँ पे मेंशन है स्वीट पोटैटो। कैश क्रॉप है वैसा क्रॉप जिसको अपन बेचते हैं वो। और एक फॉडर क्रॉप, आई होप ये आपको पता होगा फॉडर क्रॉप किसके लिए होता है? जो एनिमल के लिए होता है। तो इस पर्टिकुलर साइड में आपके लिए ये क्रॉप का वो इम्पोर्टेंट था। अब बात ये रही कि क्रॉप की बात तो हमने कर ली, और इसमें मैंने बहुत सारी आपको ये एग्जांपल्स यहाँ पर पुट कर रखे, वो चीज़ें समझा दी। सपोज कर लो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बात कर ली गेहूं की, मैंने बात कर ली राइस की, व्हीट की, मैंने बनाना की बात कर दी, मैंने पोटैटो की बात कर दी, मैंने टोमेटो की बात कर दी, वाटरमेलन की बात कर लेते हैं, जो आसपास अपने लाइफ में मिलता है। अच्छा जरा सोचो एक बार और खुद से समझो, क्या ये सारी चीज़ें थ्रू आउट द ईयर आपको मिलती है? ध्यान से सोचो और आंसर करो, क्या आपको मिलती है? आप कहोगे नहीं सर, वाटरमेलन तो कुछ टाइम मिलती है, गर्मी की शुरुआत में मिलती है, फिर खत्म हो जाता है, आता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। अब कहोगे सर ग्रैप्स कुछ सीजन में मिलता है, फिर मिलता ही नहीं है। अब बोलोगे कि सर व्हीट का एक पर्टिकुलर सीजन है, वहाँ पे मिलता है, उसके बाद मिलता ही नहीं है। और सर राइस का एक पर्टिकुलर सीजन है, वहाँ पे मिलता है, उसके बाद मिलता ही नहीं। आखिर क्या है ऐसा, क्यों? यही तो समझना है अपने को। तो बेटा ये सारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जो अपन बनाते हैं, वो उसको
कई बार टेम्परेचर, समझना ध्यान से, कई बार क्या टेम्परेचर, कई बार बारिश, कई बार क्लाइमेट, कई बार फोटो पीरियड बोलते हैं उसको, ये सन की जो रोशनी मिलती है जिससे अपन क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर क्रॉप को इम्पैक्ट करती है कि वो ग्रो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ध्यान से समझना, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ। क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। मौसम ठंडा होना चाहिए, मौसम गर्म होना चाहिए, हवा सही मिलनी चाहिए, वाटर सही मिलना चाहिए, सूरज की रोशनी प्रॉपर मिलनी चाहिए, बहुत डिफरेंट सारी चीज़ें हैं। और इस पर्टिकुलर चीज़ों के बेसिस पे ही अपन डिफरेंट टाइम में डिफरेंट क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। आई होप ये चीज़ें तो आपने अपने सोसाइटी के आसपास देखा होगा, आपको बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप सोच रहे होगे हाँ सर, गर्मी की चीज़ों में कुछ और मिलता है, ठंडी में कुछ और मिलता है, बारिश में कुछ और मिलता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें मिलती है। और पता कई बार तो खाने में डॉक्टर आपको बताता भी है कि बेटा सीजनल फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीजनल फ्रूट्स का क्या मतलब है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसका प्रोडक्शन होता है। और इस पर्टिकुलर चीज़ पे जो इम्पैक्ट करती है क्रॉप्स के प्रोडक्शन को, उस बेसिस पे क्रॉप को हम क्लासिफाइड कर देते हैं दो तीन डिफरेंट काइंड्स में। और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। पहला क्या होता है, खरीफ। दूसरा क्या होता है, रबी। तीसरा क्या होता है, सोचो, जब तक सोचो तब तक मैं ये आपका लेके आ जाता हूँ। देख लो क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप एंड सीजन्स। पहला क्या है, खरीफ। दूसरा क्या है, रबी। और तीसरा क्या है, जैद, ज़्यादा गर्मी। समझ रहे हो? चलो देख लेते हैं। अच्छा, ये जो क्रॉप है आपका, क्रॉप में मैंने यहाँ जो मेंशन कर दिया है आपके लिए, कलर थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, क्रॉप मेंशन किया, सीजन मेंशन किया, और एग्जाम्पल में क्या, खरीफ है। खरीफ कब होता है, रेनी सीजन। रेनी सीजन का क्या मतलब, जहाँ पर बारिश की ज़रूरत होती है। करेक्ट है। अच्छा, ये कब होता है, जून से अक्टूबर। आपको पता है कि बारिश का सीजन कब होता है, जब गर्मी एकदम अपने हाइट पे होती है, सबसे मैक्सिमम होती है, उस टाइम पे आपको थोड़ी सी ठंडक के लिए बारिश की जरूर, रिमझिम बारिश की ज़रूरत होती है, वही आपको। अच्छा, इसको और क्या बोला जाता है, मानसून क्रॉप। क्यों, रेनी है इसीलिए मानसून क्रॉप बोला जाता है। एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से, क्या है, राइस, जो आप हम सब के फूड का एक बड़ा हिस्सा होता है, बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद क्या है, कॉटन और मैजे। समझ आई बात? तो खरीफ कब होता है, रेनी सीजन में। समझ रहे हो? चलो अब आते हैं दूसरा क्या है, रबी। रबी क्या होता है, विंटर। विंटर का मतलब ठंड, ठंड के टाइम में। अब आप खुद ही अज्यूम करो, पहले तो ये सोचो। अच्छा, जब कभी ये चीज़ दिमाग में आए ना, तो रटने से बेहतर ये होता है कि अज्यूम कर लो कि हाँ यार, इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या मिलता है ना। ये इसको नवंबर टू अप्रैल और विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में होता है। क्या है, वीट, मस्टर्ड, ग्राम, इन सब में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, वीट। वीट क्या होता है, गेहूँ। क्या होता है, आटा जिससे बनता है, याद आया? अब क्या है, जैद। अच्छा, जैद बेसिकली क्या है, ये दो जो मेन सीजन है आपका, रबी और खरीफ, इसके बीच में जो गैप का पीरियड होता है ना, वो जो गैप का टाइम होता है, उस टाइम में ये जैद का होता है। कब होता है, समर में, है ना। मतलब ये कि ठंड का सीजन खत्म हुआ और बारिश का सीजन आने वाला है, उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको कनेक्ट करता है। आप देख लो कब है ये, मार्च से लेके जून के बीच में। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, गैप फिलर भी बोला जाता है। समझ आई बात? क्या होता है, वाटरमेलन और कुकुम्बर। समझ आई बात? अभी अभी अपन खा रहे हैं वाटरमेलन, क्या है, यही तो सीजन चल रहा है। कौन सा महीना है, मार्च एंड होने वाला है, तो ऑफकोर्स ये मार्च में मिलने लग जाता है ये चीज़। समझ आई बात? तो बेसिकली जो, अगर आप इसको ऐसा देखो, बायोटिक और ए बायोटिक कंडीशन देखते हैं, तो ए बायोटिक चीज़ें जो आपके क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करती है, उसके बेसिस पे आपको आपके क्रॉप को दो तीन डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया गया है। और वही यहाँ पर एक है कौन सा, खरीफ। दूसरा कौन सा है, रबी। और तीसरा कौन सा है, जैद। ये आपके तीन डिफरेंट चीज़ें हो जाती है। इतना तो हमने समझ लिया, और आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब समझो, क्रॉप क्या है, हमने ये समझ लिया। क्रॉप कितने तरीके का है, हमने ये समझ लिया। अब क्या, अच्छा, अब बात ये रही कि जब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अभी हम पढ़ रहे हैं कैसे ज़रूरी है, कैसे करने वाले हैं। तो एक चीज़ समझो, क्या समझना है आपको, वो जब 1947 की बात करते हैं, उस टाइम से 2010 तक का एग्जैक्ट डेटा एनसीईआरटी की बुक देती है।
और उसमें कहते हैं कि हम जितना प्रोड्यूस उस टाइम पे कर रहे थे और अगर आज के प्रोडक्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 मल्टीपल प्रोडक्शन बढ़ गया है। मतलब ये कि उस टाइम अगर 1 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहे थे तो आज 4 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस टाइम 100 क्विंटल्स कर रहे थे तो आज 400 क्विंटल्स कर रहे हैं। प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है, बिल्कुल है। अच्छा, अगर एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें तो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चरल लैंड भी बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 25% के आसपास एनसीईआरटी कहती है। अब ये मत समझ लेना यहाँ पे कि ओवरऑल लैंड बढ़ गया, इंडिया पाकिस्तान में चली गई है, इंडिया चाइना में घुस गई है, इंडिया बांग्लादेश में घुस गई। नहीं, इंडिया कहीं नहीं गई है। इंडिया के अंदर जो लैंड थे उसमें जो एग्रीकल्चरल लैंड का पोर्शन था उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। कैसा? कई बार जंगलों को काट के एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ाया गया, तो बढ़ोतरी है। लेकिन लैंड की बात करें तो 25% बढ़ा है, 1/4 100 से। प्रोडक्शन की बात करें तो 4 मल्टीपल बढ़ा है। आखिर ऐसा क्या किया गया होगा? क्या प्रोसेस का यूज किया गया होगा जिस प्रोसेस की वजह से हमारा प्रोडक्शन इतना हाई हो गया है? हमें उस प्रोसेस को समझना, उस प्रोसेस को समझ लिया तो ये चैप्टर काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। अब एक बात, सिंपल सी बात बताओ, आप समझ लो, आप खुद को समझ लो, खुद को छोड़ो, मेरे को समझ लो। मैं अपने मदर के वुम्ब में 9 मंथ था। उन्होंने पूरा टेक केयर किया हमारा। मदर को कई बार क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे बैठना है, कैसे रहना, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। किया उन्होंने मेरे लिए, ठीक है। एक तो पीरियड वो हो गया। दूसरा पीरियड क्या होता है? जब मैं बॉर्न हुआ, पैदा हुआ, उसके बाद से लेके उस कंडीशन तक जब मेरे को चलने फिरने कमाने की कंडीशन रही तो उन्होंने नर्चरिंग की, पूरा मेरे को क्या किया, संवारा, सजाया, बनाया, जिस वजह से आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। दूसरा पीरियड। और तीसरा पीरियड जब मैं इस कंडीशन में हो गया कि अब मैं कुछ करके उनके लिए कुछ कर पाऊँ, अपने मदर फादर के लिए कुछ कर पाऊँ। थर्ड पीरियड, सो कॉल्ड, जब मेरे ऐसी कंडीशन में पहुंच जाना जहाँ पे मेरी कुछ अर्निंग हो पाए और उस अर्निंग से मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ, एक थर्ड पीरियड हो जाता है। और अगर सुनो, ये बात बोलते बोलते दिमाग में आ गई कि अगर मदर फादर आपके हैं, आप टेंडर एज में हो, कभी उनके अगेंस्ट मत जाना, कभी उल्टी चीज़ें मत सोचना, बहुत पॉजिटिव रहना, बहुत इज्जत करना मदर फादर की अपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, पढ़ाई पे लौट आते हैं। तो कहोगे सर बीच में ज्ञान देने लग गए आप, ज्ञानी पुरुष बनने लग जाते हो बार बार, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें। वैसे ही जब अपन क्रॉप की बात करते हैं बच्चे, तो क्रॉप में भी 3 चीज़ें आती है। एक ये कि सबसे पहले तो हम सीड्स चूज करें, कौन सा सीड चूज करेंगे जो अच्छी वैरायटी का होगा, अच्छा यील्ड देगा, बढ़िया प्रोडक्शन देगा, कम जमीन पे ज़्यादा क्वांटिटी देगा अपने को। तो पहला क्या हो जाएगा? सीड का। अच्छा, सीड जब आपने कर लिया, चूज कर लिया अच्छी वैरायटी का, शानदार, पैसे खर्च करके आपने लगा दिया खेतों में, बड़े फार्म लैंड में आपने एग्रीकल्चर कर दिया। अच्छा, उसके बाद वहाँ पर भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके छोटे 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 ग्रीन 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 इधर इधर पेड़ निकलने शुरू हो गए, उसमें फूल आने शुरू हो गए, उसमें जो आपको रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ का आपने प्लांट लगा रखा है उसमें वो फल आने लग गए। बेटा उसको भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना, संभालना पड़ेगा ना। एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर से कहीं कुछ आके न लग जाए, कीड़े न लग जाए, बीमारी न लग जाए, पानी न कम हो जाए, धूप न लग जाए, हवा न लग जाए, बारिश न हो जाए, कई सारे डिफरेंट फैक्टर है। उन सारे फैक्टर से कौन बचाएगा? आप ही तो बचाओगे। समझ आ रही है बात? अच्छा, ये जब दोनों चीज़ें आप कर लोगे तो थर्ड फैक्टर एक आने वाला है। थर्ड फैक्टर कब आने वाला है? जब आपने उस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, काट लिया, आपने बड़ा कर लिया, पाल लिया, पोस लिया, काट लिया। काटने के बाद भी तो उसका यूज़ करना है ना। कई सारे टाइम जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनके पास यही फैसिलिटी नहीं होती है, इस वजह से परेशानी हो जाती है। खेत में पड़ा पड़ा उनका जो क्रॉप होता है, जो बहुत हेल्दी प्रोड्यूस हुआ होता है, बहुत अच्छे से डेवलप हुआ रहता है, सड़ जाता है। वो बारिश हो जाती है, बिन मौसम बरसात, जिस वजह से ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। कई बार अपन उसको एक प्रॉपर गोडाउन नहीं मिलता है, कोल्ड स्टोरेज नहीं मिलता है, एक ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ पर हम उसको रख पाए, हमारे पास जगह कम हो जाती है, इस वजह से दिक्कत होती है। ये तीसरा होता है। और उसी तीनों को इस टॉपिक के अंदर 3 डिफरेंट नाम से आपको पढ़ाया जाएगा। पहला कौन सा होता है? क्रॉप वैरायटी। ये रहा आपका सबसे पहला कौन सा है? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इसका नाम देख लो। सबसे पहला कौन सा है? क्रॉप वैरायटी। ये इंपॉर्टेंट है, वैरायटी में इंप्रूवमेंट कर देंगे। भैया तुम जैसा दे रहे थे हम तुम्हारे अंदर ऐसा चेंज कर देंगे कि तुम देने ही ज़्यादा लग जाओगे।
क्रॉप में वैरायटी इंप्रूवमेंट कर देंगे। दूसरा क्या कह रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन ज़्यादा, जिस टाइम से प्रोडक्शन हो रहा होता है, जिस टाइम पेड़ बड़े हो रहे होते हैं, जिस टाइम उसका फल फूल देने का टाइम होता है, उस टाइम इंप्रूवमेंट करेंगे, उस टाइम मैनेज करेंगे उसको। तीसरा क्या कह रहा है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, संभाल के भी तो रखना पड़ेगा ना, ताकि उसको मार्केट तक पहुंचाए, सेल कर पाए, अच्छे से अर्निंग कर पाए। ये तीन चीज़ें सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बहुत शानदार। लेकिन उसके पहले ये है हमारा क्या, एनसीईआरटी कॉर्नर। इन चीज़ों के बारे में हमारी एनसीईआरटी आपके लिए क्या लिखती है। अब आप कहोगे कि सर एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम तो हमें मिलता ही नहीं है, तो मैंने कहा क्या कर सकता हूँ, आपके लिए एनसीईआरटी मैं ही पढ़ देता हूँ। इसलिए मैंने क्या बना दिया है, एनसीईआरटी कॉर्नर। भैया तुम थोड़े छोटे हो जाओ, ज़्यादा बड़े मत रहो। मैंने क्या बना दिया आपके लिए, एनसीईआरटी कॉर्नर बना दिया, पढ़ लेते हैं आपके लिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है एनसीईआरटी कॉर्नर हमारा एनसीईआरटी कॉर्नर क्या बोल रहा है। हमारा एनसीईआरटी कॉर्नर, इन इंडिया देयर हैज बीन अ 4 टाइम इंक्रीज, जो भी अभी मैंने बताया, क्या बताया, 4 टाइम्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम 1952 टू 2010। 4 टाइम्स बढ़ गया, with only 25% increase in the cultivable land area. How has this increase in the production visit, कैसे कर लिया हमने, कुछ तो खास किया होगा ना। If we think of the practice involved in farming, we can see that we can divide it into 3 stages। और वही जो 3 stages है ना, वही है। सबसे पहला क्या लिखा है, द फर्स्ट इज टू चॉइस ऑफ सीड्स। किसको चूज कर लेना है, अच्छे से अच्छे सीड्स को चूज कर लेना है, ताकि आपके सीड की क्वालिटी इतनी शानदार हो जाए कि आपका जो प्रोडक्शन है ना वो एकदम बेहतरीन से बेहतरीन हो जाए, आपको कुछ दिक्कत ना होने पाए। द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है क्या, द सेकेंड इज द नर्चरिंग ऑफ क्रॉप। मैंने क्या बताया था, नर्चर करना पड़ेगा, पालना पोसना बड़ा करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बचानी पड़ेंगी। एंड द हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम लॉस, और थर्ड ये आपका बचाना पड़ेगा, और इसी को हमने पीछे लिख दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। आई होप 3 प्रोसेस समझ आ गया होगा, नहीं आ गया होगा दोबारा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला क्रॉप वैरायटी, कौन सा सीड। दूसरा क्रॉप नर्चरिंग, है ना, प्रोडक्शन के टाइम में कैसा, है ना, और तीसरा प्रोटेक्शन का करते हैं अपन का। ठीक है, 3 चीज़ें। अब अपन पढ़ेंगे वैरायटी के बारे में। समझो ये वैरायटी क्या होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, आप अपनी क्लास में 50 बच्चे हो गए एक सेक्शन में, 30 बच्चे हो गए, 165, जितने भी बच्चे हो गए, अपने आसपास देखना, सारे के यूनिफॉर्म सेम होते हैं क्या, सब एक जैसे लगते हो, चेहरे से, बाल से, आँखों से, नाक से, कान से, बातों से, जबान से, एक जैसे लगते हो। बहुत कम सिमिलरिटी होता होगा, अगर होता भी हो तो ज़्यादातर एकदम डिफरेंट होते हैं। कुछ होता है एकदम शानदार खूबसूरत गालियाँ दे रहे होते हैं, कुछ होता है एकदम शांति से क्लास में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, कुछ होता है जिसके बाल एकदम शानदार है, एकदम कटे हुए ज़बरदस्त, कुछ होता है जो सो के उठ के वैसे ही फैला के पहुंच जाता है, कुछ ऐसा होता है जो सुबह सुबह उठ के ब्रश करके आता है, उससे बात करो ठीक लगता है, कुछ ऐसा आता है कि उससे बात करो तो 2-4 बेंच अलग ही बैठना पड़ता है, क्योंकि उसके मुंह से जो शानदार खुशबू आ रही होती है वो आपको परेशान कर देती। यही वैरायटी है बच्चों, हर स्पीसीज़ का डिफरेंट वैरायटी होता है। एग्जाम्पल पे मत जाना, एग्जाम्पल बस मैंने बता दिया है, ऐसे ही कोरिलेट कर लो। तो वैरायटी, वैरायटी का सिंपल मतलब होता है, जैसे सपोज कर लो, जैसे मैंगो है, मैंगो में ही बहुत सारे वैरायटी है, वीट है, बहुत सारे वैरायटी है। दूसरा एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल, आपने डॉग देखा है ना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डॉग होगा ना, एक तरह का डॉग होता है क्या, नहीं ना, अलग अलग तरीके के देखोगे डॉग्स आपको, डिफरेंट डिफरेंट तरीके। वैरायटी है, वैरायटी का सिंपल मतलब ये कि एक ही स्पीसीज के अलग अलग तरीके के, समझ में आई बात, उसमें जो बेहतरीन है ना उसका, जो हाई यील्डिंग हो उसका यूज। चलो दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा वैरायटी आपका, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। देखो सबसे पहले तो ये समझो तुम कि मैंगो कितने तरीके का है आपका, आपको देख के मज़ा आ जाएगा, एकदम शानदार पीपीटी बना रखा है आपके लिए। सबसे पहले ये समझ लो कितने तरीके का है आपका। बेटा इस सारों का तो नाम भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, ये तो मैंने ढूंढ ढूंढ के कहीं से आपके लिए निकाला है इसमें से। हाँ, इसमें से
नंबर वाइज है, ऐसा नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसा है, तो ये 1 2 3 4, एक ये दशहरी ये वाला रहा, शानदार, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हिमसागर केसर, एक ये रहा लंगड़ा 1 2 3 1 2 3 ये रहा लंगड़ा। उसके बाद अंबिका, मलगोवा, वनराज, उसके बाद तो एक हाँ ये रहा चौसा। ये 3 नाम तो मैंने सुन रखे क्योंकि मैंने खाया है इसको, इसीलिए है ना। सबके आप खाओगे, कुछ में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे आम होते हैं जिसके अंदर जो गुठली होती है वो बड़ा होता है, ऊपर थोड़ा कम होता है। कुछ ऐसा होता है जिसकी मिठास ही अलग होती है। कुछ आम तो ऐसे होंगे जिसको सूंघ के ही लगता है कि हाँ अब समझो। कोई ऐसा आदमी जो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करे जिसमें ऐसी चीज़ें हो, ऑफ कोर्स जो कस्टमर होगा वो वैसे ही उसको बाई करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करवाएगा उसका, ठीक है। ये आपने राइस का देख लिया, अलग अलग क्वालिटी है, और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूँ। अपने आप को इसमें मत ढूंढना, इसमें नहीं मिलोगे। इसमें मैंने सारे अलग अलग तरीके के रखे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब के सब अलग है। कुछ की हाइट ज़्यादा है, कुछ की कुछ का देखो कान बड़े हैं, कुछ के कलर डिफरेंट है, कुछ सिंपल कलर वाले, यही है वैरायटी। इसी में इम्प्रूवमेंट की बात की गई है, ठीक है। अब ये बताओ, इस अगर चलो पहले एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी कॉर्नर क्या कह रही है। ज़्यादा टाइम तो मैंने यूज़ नहीं कर लिया आपका, नहीं फिलहाल तो नहीं। एनसीईआरटी कॉर्नर क्या कहती है, दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। हमें वैसे का यूज़ करना है जो हमें गुड यील्ड दे सकता हो, अच्छा प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन, अच्छे टेस्ट वाला। घर में चावल खाते हो ना, कुछ चावल ऐसे लंबे लंबे से मिलेंगे, देख के ही मन हो जाता है आ हा आज तो भरपेट खाऊंगा, ज़बरदस्त खाऊंगा, मम्मी और डालो, लपेट ही देता हूँ आज तो। आधा केजी चावल तो मैं खुद ही लपेट देता हूँ। मेरा तो खुद का ही भतीजा है, अगर चिकन या बिरयानी बन गया, अगर कोई वेजिटेरियन हो तो ऑफेंड मत होना, नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए ये बातें हैं। अगर बिरयानी बना दी जाए और बढ़िया सा चावल हो, थोड़ा सा अच्छा चिकन वाला मिल जाता है उसको, ओहो हो क्या आधा केजी 750 ग्राम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है, ऐसा वाला सिस्टम है। खैर, वैरायटी आर स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिजीज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, जब अपन खेतों में प्लांट्स को लगाते हैं तो प्लांट्स लगाने के बाद फाइनल जब अपन हार्वेस्टिंग की कंडीशन आती है तब तक बहुत सारी चीज़ों से उसको गुजरना पड़ता है। कुछ बीमारियां लग सकती है, कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, कुछ को हीट ज़्यादा नहीं वो होता है, अपन फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं, मैन्योर डाल देते हैं, वो उस इम्पैक्ट नेगेटिव डाल देती है। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, अपने को एक ऐसे सीड्स का यूज़ करना है, एक ऐसा वैरायटी प्रोड्यूस कर देना है जो इन चीज़ों से रेजिस्टेंट हो, है ना। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चा ऐसा होता है जिसको सर्दी नहीं होती, कुछ बच्चा ऐसा नहीं होता जिसको बारिश में कितना रख दो कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ बच्चा ऐसा होता है जिसको गर्मी में कुछ दिक्कत नहीं होती, ऐसा होता है ना। तो अलग अलग क्वालिटी जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों में, उनको एक जगह ला दो और तब एक बना दो, वही होता है हाई यील्डिंग वैरायटी। उसी की बात की गई है। क्या बोला है कि कुछ डिजीज रेजिस्टेंट होता है, जिसको बीमारी नहीं होगी उसको ले आओ। क्या होता है, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स हो, जैसे ही फर्टिलाइजर डालो ग्रो करना शुरू कर दे, उसको ले आओ। प्रोडक्ट क्वालिटी जिसकी अच्छी होती हो, हाई यील्ड जिसका होता है, इन 4-5 चीज़ों को एक जगह मिला दो, निकल जाएगा आपका। समझ आई बात। अब बात ये रही कि ये तो हमने बात कर ली क्रॉप वैरायटी की, अब आगे कैसे समझे। क्रॉप वैरायटी को लाने के लिए मैंने बोल तो दिया कि भाई 4-5-6 क्वालिटी है, एक जगह ला दो। ऐसा थोड़े है कि हमने एक चावल लंबे वाला ले आया, एक चावल छोटे वाला, एक सफ़ेद वाला, एक पीले वाला, एक बाल्टी में मिला दिया, खेतों में डाल दिया, एक ही पेड़ में सब आ गए। ऐसा तो होगा नहीं। तो करना क्या पड़ेगा, कुछ तो खास करना पड़ेगा, और इसी खास को करने के लिए 2 डिफरेंट चीज़ें आपको पढ़नी है। एक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन और दूसरे का नाम है जीन मॉडिफिकेशन। ये 2 चीज़ें आपको पढ़नी है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, लेकिन समझो पहले। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, एक बात बनाओ। अभी अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। अपन आप लोग तो देखते भी होंगे, अपन अगर कुछ अलग अलग कंट्रीज़ की लड़कियों को देखें, समझना, कुछ की आंखें बहुत खूबसूरत होती है, अलग लेवल की, एकदम नशीली टाइप की होती है, लाइक येलोइश होगा, कुछ का ब्लू होगा, कुछ का ग्रीन हो जाएगा, कुछ के बाल करली होते हैं एकदम,
कुछ का स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसा होता है। अपने आसपास बच्चों में यही सारी कंडीशन होती है। तो अपन करते क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि दो डिफरेंट क्वालिटी वाली चीज़ों को हम चाहते हैं कि हमें एक चीज़ में मिल जाए, तो हमने उसके बीच में क्या करा दिया, क्रॉस ब्रीडिंग करा दिया। समझ आई बात, क्रॉस ब्रीडिंग करा दिया। एक क्रॉप डिजीज रेजिस्टेंट है, अब तुम कहीं और मत चले जाना क्या करवा दिया, उस पर बिल्कुल नहीं जाना है। एक प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट है, एक प्लांट हीट रेजिस्टेंट है, कितना भी हीट हो जाए वो प्रोड्यूस करेगा करेगा। एक डिजीज है, उसको डिजीज होती नहीं है, ज़्यादातर डिजीज से खुद को बचा लेता है। हमने क्या किया, इन दोनों का क्रॉस ब्रीड करा दिया। क्रॉस ब्रीड कराने से क्या हुआ कि कितना भी हीट हो जाए वो प्लांट प्रोड्यूस करेगा, उसको बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्शन पूरा उसका होगा। यही अपने को करना है हाइब्रिडाइजेशन में। दूसरा होता है जीन मॉडिफिकेशन में। सी, जीन मॉडिफिकेशन थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड लगता है, इसको समझ लो। बेसिकली अभी तो मैंने क्या बोला कि हमें एक प्लांट में दो डिफरेंट क्वालिटी चाहिए, तो दो डिफरेंट क्वालिटी वाले को मर्ज कर दो, मिला दो, क्रॉस ब्रीड करा दो, है ना। आगे मैं थोड़ा एग्जांपल बताऊंगा आपको कि दो अलग अलग स्पीसीज वाले को एक जगह कैसे मर्ज करते हैं, वो एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा, अभी आपको, आप समझोगे उसको। जीन मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि आप जीन में डीएनए में ही चेंज कर दो, कहाँ ले जाके, लेबोरेटरी में ले जाके, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल काम आपको करना पड़ेगा उधर। उसमें जीन मॉडिफिकेशन का बेसिक मतलब समझ लो। जैसे मेरी आंखें हल्की ब्राउनिश है ना, और जो जो आगे प्रोडक्शन हो रहा है, जो आगे बच्चे आने वाले हैं, उसमें उसकी आंखें ब्राउन नहीं चाहिए, उसकी आंखें ब्लैक चाहिए, तो उसके जीन में, उसके डीएनए में ये मॉडिफिकेशन, वो ट्रेट ला के डाल दिया जाएगा कि भैया इस बच्चे की आंखें कैसी होगी, ब्लैक होगी। बेसिकली ये जीन को मॉडिफिकेशन करना है, कहाँ, लेबोरेटरी में। समझ आई बात। अब आगे चल लेते हैं। पेन कहाँ रख दिया, बताते बताते पेन ही भूल जाता हूँ मैं। चलो समझो क्या लिखा है ये, मेथड्स ऑफ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एंड जीन मॉडिफिकेशन। Hybridization, what is it? It is the process of cross breeding. What you have to do is cross breeding. क्या, different plants or animals to create a new variety. दो different quality के plants को, दो different तरीके के, है ना। आपने वो सुना होगा, एक लॉयन और टाइगर दोनों को क्रॉस ब्रीड करा दिया, बन के निकला लाइगर। वैसे ही होता है म्यूल। आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, टोमेटो और पोटैटो को एक पेड़ में ही दोनों निकला हुआ, क्या कर देते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। यह क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अच्छा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन तीन तरीके का होता है। एक होता है इंटरवैराइटल, एक होता है इंटर स्पेसिफिक, और एक होता है इंटर जेनेटिक। अब समझो, जब आप बायोलॉजी थोड़ा सा आगे पढ़ोगे, वैसे पहले वो 9th क्लास के सिलेबस में था, अब हटा दिया गया 11th में, तो एक होता है ना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। जैसे क्या होगा, किंगडम में आपने पढ़ा, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। किंगडम के बाद क्या हो जाता है, फाइलम। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लास, फिर क्या हो जाएगा, ऑर्डर, फिर क्या हो जाएगा, फैमिली, फिर क्या हो जाएगा, जेन, फिर क्या हो जाएगा, स्पीसीज। और स्पीसीज के अंदर डिफरेंट वैरायटी। तो डिफरेंट वैरायटीज जिसमें मैक्सिमम सिमिलरिटी होती है वो एक स्पीसीज में आता है। अलग अलग स्पीसीज जिसमें मैक्सिमम सिमिलरिटी होती है वो एक जीन में आता है। और अलग अलग जीन जिसमें मैक्सिमम सिमिलरिटी होती है उन सबको एक जगह रखा जाता है। इसी बेसिस पे तीन डिफरेंट तरीके का बना दिया गया है। पहला क्या लिखा है, इंटरवैराइटल, बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज। इसका मतलब यह है कि मैंगो होगा तो दो डिफरेंट मैंगो के बीच में, पोटैटो होगा दो डिफरेंट पोटैटो के बीच में, बनाना होगा दो डिफरेंट बनाना के बीच में, राइस होगा दो डिफरेंट राइस के बीच में। ऐसा टाइगर होगा दो अलग अलग तरीके के टाइगर, व्हाइट टाइगर और डिफरेंट तरीके जो टाइगर होगा उन टाइगर के बीच में। समझ आई बात। ये वाली कंडीशन किसमें, इंटरवैराइटल में। अब क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक, बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीन। मतलब बड़ा जो है जीन वो सेम है, उस जीन के अंदर बहुत सारे स्पीसीज है, तो स्पीसीज में ऐसा एग्जांपल समझ लो। सपोज कर लो कि ये हमने एक ऐसा सर्कल बना दिया, किसको समझाने के लिए, जीन को समझाने के लिए। इसमें अलग स्पीसीज अलग स्पीसीज अलग स्पीसीज अलग, इनका क्रॉस ब्रीडिंग आपस में करा दिया। कैसा, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक तो लॉयन हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा, एक हॉर्स हो जाएगा, और एक क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, जो भी है उसको मिला के आप क्या बोल देते हो, म्यूल बना देते हो। ऐसा
एक क्या हो गया, पोटैटो हो गया, एक क्या हो गया, टोमेटो हो गया, दो डिफरेंट चीज़ें, समझ आ रही है वो। और एक क्या हो जाता है, इंटरजेनरिक, बिटवीन डिफरेंट जेनरा। तो बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज और बिटवीन डिफरेंट जेनरा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं किस पे, जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे। ये क्या कह रहा है, इट इज़ अ टेक्निक दैट चेंज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय ट्रांसफरिंग डीएनए। और डीएनए ट्रांसफर कहाँ करेंगे, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, कहाँ करेंगे, लेबोरेटरी में करेंगे। एक पर्सन की आंखें ब्राउन है, आगे जो बच्चा चाहिए उसकी ब्राउन आंखें चाहिए, तो क्या करेगा, उस पर्सन का डीएनए जिसकी ब्राउन आंखें हैं उसको दूसरे पर्सन के अंदर लेबोरेटरी के थ्रू, टेक्निकल फंक्शन के थ्रू क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, दैट इज जीन मॉडिफिकेशन। क्या लिखा है, टू क्रिएट डिजीज, अपन क्रॉप पे पढ़ रहे हैं, टू क्रिएट डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स, इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड प्रोड्यूस्ड मोर न्यूट्रिशियस फूड। मतलब 3-4 डिफरेंट फूड्स जिसमें ये 3-4 डिफरेंट क्वालिटी है, उन सब के डीएनए को किसी एक में पुट कर दिया और फिर उसको प्रोड्यूस किया गया, कहाँ, जो सीड्स प्रोड्यूस किया गया किसी लेबोरेटरी में, बाहर उसका क्रॉप जो होगा वो शानदार निकलेगा, जो जो ट्रेट्स उसमें पुट किए गए वो सारे आ जाएंगे उसमें। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, और मुझे लगता है कि क्लास लंबी नहीं हुई होगी, जल्दी ही खत्म करते हैं। अब क्या लिखा है, मैंने थोड़े से एग्जांपल आपके लिए आसान बनाने के लिए पुट कर दिए। द क्रॉस बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम जीन्स बट डिफरेंट स्पीसीज इज नोन एज, ये इंटर स्पेसिफिक का है, वही जो पीछे था उसी को यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिखा है, जीनस सेम होना चाहिए, स्पीसीज डिफरेंट, तो इंटर स्पेसिफिक उसी को लिखा गया। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या, म्यूल, द म्यूल इज प्रोजेनी ऑफ फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी। मतलब मेल डंकी और हॉर्स को अगर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आ जाए तो क्या निकलता है, मेल। ऐसे ही लाइगर का मैंने बता दिया क्या, फीमेल टाइगर एंड मेल लॉयन, लॉयन। और यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए, बेसिकली अभी अपन पढ़ रहे हैं किसमें, क्रॉप वाले में, तो दो डिफरेंट तरीके के क्रॉप में हो जाएगा। प्लांट में, अच्छा एनिमल ऊपर लिखा है, नीचे प्लांट तो मैंने लिख ही रखा है, क्या लिखा है, टैंजेलो, इट इज ए हाइब्रिड बिटवीन टू साइट्रस जेनरा। साइट्रस मतलब जो खट्टा होता है, टेस्ट आता है मुंह में, साइट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज इज क्रॉस्ड विद ग्रेप फ्रूट, उसको क्रॉस ब्रीड करा दिया, दो डिफरेंट फ्रूट्स है, क्रॉस ब्रीड करा दिया प्लांट के अंदर, ये आपका हो जाता है। इधर क्या लिखा है, इंटरवराइटल। इंटरवराइटल मतलब आपको बता दिया कि दो डिफरेंट वैरायटी होनी चाहिए सेम प्लांट्स की, जैसे वीट का ये ट्रिटिकम एस्टिपम होता है ना, उसमें क्या लिखा, आपने ये सब नाम देख लिया होगा, एक कल्याण, सोना, सोनालिका, अलग अलग समझ लीजिए, सिंपल सा, दो डिफरेंट तरीके के राइस या दो डिफरेंट तरीके के गेहूं को एक जगह करा देना। ये क्या है, इंटरजेनरिक, इसमें आप देख लीजिए, प्लांट इज अ हाइब्रिड क्रिएटेड बाय क्रॉसिंग प्लांट फ्रॉम डिफरेंट जेनरा। एग्जाम्पल में मैंने रेडिश और कैबेज, आपको समझ आ रहा होगा, इन दोनों को करके जो बना दिया गया था वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, ये पहले भी बता दिया था, एग्जाम्पल है, आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा, ओ हो, ये तो वही एग्जाम्पल है, उसी को पुट करने के लिए यहाँ पे देख लो, टोमेटो भी दिख रहा है डिफरेंट कलर के, और पोटैटो भी दिख रहा है ना। यहाँ पे आप देखो डिफरेंट वैरायटीज़ के, उसमें क्या है, रोज है, रोज में देखो यहाँ पे रेड भी है, वाइट भी है, पिंक भी है, वाइट भी है, येलो भी है, ये वाइट भी है, येलो वाइट मिक्स है, पिंक और वाइट मिक्स्ड है। वैसे ही ये वाटरमेलन है, आपने देखा होगा, एक जो पूरा होता है पूरा ग्रीनिश होता है, डार्क ग्रीनिश, और एक जो होता है ना ऊपर से ऐसा ग्रीन और वाइट कलर का हाइब्रिड होता है। तो ये सारे हाइब्रिड प्रोडक्ट आपको समझ को आसान बनाने के लिए यहाँ पर पुट कर दिया था। नेक्स्ट आता है, एनसीईआरटी क्या कहती है। भैया एनसीईआरटी से बाहर अपन जा ही नहीं सकते, करना तो पड़ेगा आपको, कुछ भी कर लो एनसीईआरटी समझना पड़ेगा। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वैरायटीज बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन रेफर टू क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, डिसिमिलर मतलब डिफरेंट, समझ आ रहा होगा। दिस क्रॉसिंग मे बी इंटरवराइटल, इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनरिक। इंटरवराइटल का मतलब डिफरेंट वैरायटीज, इंटर स्पेसिफिक का मतलब डिफरेंट स्पीसीज, और इंटरजेनरिक का मतलब डिफरेंट जेनरा में होता है। अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन, अपन तो जीन ही नया ला के दे देंगे, उसके अंदर पुट कर देंगे, दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरे को चाहिए कि ये वाला पेड़ लंबा हो जाए, जो फॉडर क्रॉप्स होता है वो लंबा होना चाहिए, बहुत झाड़ियाँ होनी चाहिए, ज़्यादा एनिमल खा पाएगा। हमें चाहिए कि कुछ पेड़ छोटे होने चाहिए, लाइक पल्सेस थे, ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो पेड़ ज़्यादा यूज ना कर ले, कम कर ले। अब
अपन सब कर सकते हैं। किसके थ्रू? जीन मॉडिफिकेशन के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रोबेबली ये लास्ट होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। जो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है, हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, हमने जीन मॉडिफिकेशन पढ़ लिया, ये सब क्यों किया जाता है? तो सबसे पहला क्या है? हायर यील्ड। हायर यील्ड का क्या मतलब? हमें प्रोड्यूस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ग्रो करती जा रही है, हमारा लैंड उतना ही रहना है, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। पहला। बायोटिक एंड ए बायोटिक रेजिस्टेंट। समझ रहे हो? बायोटिक का मतलब क्या हो जाएगा? ए बायोटिक का मतलब क्या हो जाएगा? बायोटिक मतलब कोई डिजीज उसको लग जाता है, किसी पर्टिकुलर कीड़े मकोड़े की, तब भी बताया था मैंने, उसके थ्रू लग जाता है, अपने को उससे बचाना पड़ेगा। ए बायोटिक मतलब सूखा पड़ जाता हो, धूप ज़्यादा हो जाती हो, बारिश ज़्यादा हो जाती है, उन चीज़ों से बचाना है। डेवलप क्रॉप्स दैट आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट्स, डिजीज, ड्रॉट एंड सैलिनिटी। सैलिनिटी का क्या मतलब होता है? क्या होता है, किसी को पता है? सैलिनिटी सॉइल की देखी जाती है, क्या होता है? जिसको पता होगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? ये बायोटिक एंड एबायोटिक्स है। उसके बाद क्या है? चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, एक क्रॉप 6 महीने में मैच्योर होता है और हमें प्रोड्यूस देता है, प्रोडक्शन देता है, हम उसको बेच करके यूज करते हैं। और वही पर्टिकुलर क्रॉप हमने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, कुछ हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, उसके ड्यूरेशन कम हो गए, 3 महीने में हो गए। अब आप समझो, एक हम 6 महीने में कर पा रहे थे, एक हम 3 महीने में कर पा रहे हैं। हम 6 महीने में उतनी ही अर्निंग कर रहे थे, 3 महीने में उतनी ही अर्निंग कर रहे हैं। इसका सिंपल मतलब ये हो जाएगा कि उस 3 महीने में हमने उतनी अर्निंग कर ली, तो अगले 3 महीने में कुछ दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस कर लेंगे, हम अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो हमें ऐसे क्रॉप की ज़रूरत होगी जिसका ड्यूरेशन पीरियड कम हो जाता हो, 5 महीने से 3 महीने, 6 महीने से 4 महीने, ऐसा हो जाता हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाइडर एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना, आपसे भी तो यही कहा जाता है। डेवलप क्रॉप दैट कैन अडेप्ट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। उसको बारिश से फर्क नहीं पड़ता हो, उसको गर्मी से फर्क नहीं पड़ता हो, उसको ठंड से फर्क नहीं पड़ता हो, किसी भी सिचुएशन में उतना ही बेहतर ग्रो करेगा, उतना ही बेहतर प्रोड्यूस करेगा। इसलिए जीन मॉडिफिकेशन, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, डिजायरेबल एग्रोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक। एग्रोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक अभी बताया भैया, हमें कुछ प्लांट लंबे चाहिए, खूब सारी झाड़ियाँ चाहिए, अच्छा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तुम साथ मत छोड़ो बे, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अपने में, ठीक है? हमें जिन वो करना पड़ेगा, कुछ प्लांट्स छोटे चाहिए। क्यों? ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो खराब ना होने पाए, हमें हर तरीके का चाहिए। तो क्या लिखा है? टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टर्स फॉर फॉडर क्रॉप्स एंड ड्वार्फनेस इज डिजायर्ड इन सीरियल्स एंड अदर्स। समझ आ रहा है एग्रोनॉमिक? चलो, क्या लिखा है? एनसीईआरटी कॉर्नर। भैया एनसीईआरटी कॉर्नर से तो ना पीछा छूट रहा है और ना छोड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पेपर में सारा यहीं से आना है। क्या कहता है देख लेते हैं। कल्टीवेशन प्रैक्टिस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर। किससे? मौसम से, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ऑफ कोर्स ये 3 चीज़ें नहीं रहेंगी, कहाँ प्रोड्यूस कर पाएंगे अपन? सिंस वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशन आर अनप्रडिक्टेबल। बारिश कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, आज के कंडीशन में तो और वर्स्ट हो गया है ना? Varieties that can be grown in diverse climatic conditions are useful. Similarly, varieties tolerant to high soil salinity, जिसमें जमीन में, अभी भी मैंने आपको होमवर्क दिया है, आपने करना है, बिन डेवलप। Some of the factors for which variety improvement is done, जो पीछे वाले में बताया था, वही एनसीईआरटी यहाँ लिखती है। आपको ये याद रहना चाहिए। क्या क्या? क्वालिटी, यील्ड ज़्यादा हो, वाइडर एडेप्टेबिलिटी हो, ड्यूरेशन कम हो जाता हो, एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने के लिए, ये सारी चीज़ें जिस वजह से अपन इम्प्रूवमेंट करते हैं। लास्ट स्लाइड में क्या है? अच्छा, और है वही टॉलनेस और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग और ड्वार्फनेस, जो किस चीज़ में, ये। तो ये आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्यों, यहाँ हमने बता दिया कैसे। अब हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट देख लिया, अब अपन देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन नेक्स्ट एंड क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। 2 चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि 3rd क्लास में, एंड 4th क्लास में पूरा एनिमल हस्बेंड्री अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिए, अच्छे से देखिए, बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, आपके लिए बहुत मज़ा आया होगा और आने वाले क्लास में भी और मज़ा आएगा।
अच्छे से पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।